हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू दी रैपिड रिवीजन सीरीज। मेरा नाम है गौतमी नायर और आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले ये सोचने वाली बात है, हमने पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया है और हमने कई बार देखा है दैट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही बहुत सारे कंट्रीज ने फेवर किया है। ऐसा क्यों? सबसे पहले, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, इट enhances what the dignity of the individual, it gives a sense of freedom to an individual. थर्ड क्या है? it improves the quality of decision making in a country, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मेजॉरिटी की ओपिनियन को नहीं माना जाता है, वी टेक इन ओपिनियंस आल्सो ऑफ द माइनॉरिटी एज वेल। एंड लास्ट क्या है? इट ऑलवेज अलाउज अ रूम टू करेक्ट देयर मिस्टेक्स। जो भी हम लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, वो टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं। तो अगर कोई भी अगर लॉ या फिर कोई भी अगर ऐसे प्रैक्टिसेस थे पास्ट के, वी ट्राई टू इंश्योर कि अगर उसमें कोई भी मिस्टेक्स हैं, there is a room to rectify those mistakes. तो इन reasons की वजह से we think that democracy is a better form of government. But question ये उठता है इस particular chapter में कि क्या वाकई में democratic government में सारे outcomes positive हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि डेमोक्रेसी इन प्रिंसिपल इट लुक्स गुड, इट सीम्स टू बी गुड, बट क्या प्रैक्टिस में भी वाकई में एक बेटर आउटकम हर कंट्री में निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच दिस चैप्टर इज गोइंग टू एड्रेस। सबसे पहले, इज डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट? है ना? अगर हम देखेंगे, कई बार क्या होता है, इवन इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि कई साल लग जाते हैं कभी कभार जजमेंट्स को अप्रूव होने में, रूल्स या फिर रेगुलेशंस को आने में। कुछ भी अगर होना है, आप देखोगे कि बहुत ज्यादा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। बट अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देखेंगे, वहां देखेंगे जितने भी डिसीजंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सऊदी अरेबिया में देखेंगे, तो वहां पे जो जजमेंट्स होते हैं, जो कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो बहुत ही क्विकली पास होते हैं। क्यों? सबसे पहले वहां पे डेलिब्रेशन नहीं होता है, वहां पे या तो कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई नहीं है, देयर ओनली फ्यू लीडर्स और ओनली वन लीडर हु इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस एंड नो पब्लिक ओपिनियन इज टेकन। ये दोनों नहीं है, डेलिब्रेशन नहीं है, पब्लिक ओपिनियन नहीं है, तो वेरी ऑब्वियसली जो नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं, दे आर वेरी व्हाट, बहुत ही क्विकली जो है वो डिसीजंस को ले पाते हैं। वेयरएज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम क्या देखते हैं कि भाई यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स एंड इट हैज टू बी एक्सेप्टेबल बाय द पीपल। तो पब्लिक ओपिनियन भी चाहिए, साथ ही साथ डेलिब्रेशन भी होना जरूरी है पार्लियामेंट में। और जब एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, तो इट इंश्योर्स व्हाट, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि अगर लोगों को ये चेक करना है, सिटीजन्स को ये चेक करना है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं, ये जो प्रोसीजर फॉलो किया है, क्या वो करेक्ट है कि नहीं है, फॉर दैट ऑल्सो अ सिस्टम, अ मैकेनिज्म एग्जिस्ट विद इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और क्या है? सम प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस आर मस्ट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और इसी वजह से जो है कभी कभार जो है रूल्स या जो लॉज आते हैं या फिर जो कोर्ट जो जजमेंट्स पास करती है, उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, बट दैट इज समथिंग विच इज गुड फॉर एवरीवन। नाउ, जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, बट दो ऐसे अकाउंट्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। जैसे कि सबसे पहले, दे ऑफन इग्नोर द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ पीपल। कभी कभार ऐसे होता है, स्पेशली अगर हम इंडिया जैसे कंट्री को देखेंगे, इतना डाइवर्स है हमारा खुद का कंट्री, तो ओपिनियंस, डिमांड्स, इंटरेस्ट सभी लोगों के बहुत ज्यादा अलग हैं। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि कुछ कम्युनिटी के डिमांड्स जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री मीट नहीं कर पाती है। सेकेंड क्या है? प्रॉब्लम्स लाइक करप्शंस आर इनफ समटाइम्स टू कन्विंस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री फ्रॉम इविल। करप्शन तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी एग्जिस्ट करती है, बट डेमोक्रेसी में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि करप्शन जैसे जो प्रैक्टिसेस हैं पब्लिक ऑफिसेस में या फिर कहीं पे भी देखने को मिले। बट करप्शन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है टू एक्चुअली शो दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री फ्रॉम इविल। इसमें भी चेंजेस, इसमें भी अच्छे चेंजेस लाना अभी बाकी है। हाउएवर, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज
लेजिटिमेट। क्या होता है लेजिटिमेसी का मतलब? दैट इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये पीपल के चॉइस से बनी हुई गवर्नमेंट है। ठीक है? तो इट मे बी स्लो, it may be less efficient as well, but what ultimately it is owned by the people, it is owned by its citizens, and people wish to be ruled by representative leaders elected by them. जो representatives रहते हैं, they are what, they are elected by them. तो अगर वो चाहते हैं कि करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स ना हो, या फिर उनके जो नीड्स है, डिमांड्स है, वो मीट होने चाहिए, तो फिर वो क्या करेंगे? अगले इलेक्शन में दे आर गोइंग टू चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस वजह से क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. ठीक है? तो इनहेरेंटली जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, सिंस इट इज लेजिटिमेट एंड दिस पर्टिकुलर आउटकम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। नाउ अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में, अभी ये देखने वाली बात है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अच्छे से हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है 1950s और 2000 के बीच में जितने भी डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उनको कंपेयर किया गया, बट सैडली जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, जो डिक्टेटरशिप वाले जो गवर्नमेंट थे, दे हैड स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इफ वी सी लीस्ट डेवलप कंट्रीज, अगर हम कंट्रीज देखेंगे अफ्रीका में, अगर हम कंट्रीज देखेंगे मिडिल ईस्ट में, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, वहां पे ना ही डेमोक्रेसी ने अच्छे से फंक्शन किया है, ना ही नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने फंक्शन किया है। तो इसका ये मतलब है डेमोक्रेसी हो या नहीं हो, देयर आर other factors that actually make sure that why a country is economically growing or why it is not growing. For example, population size हुआ, global status यानी कि उस टाइम पे ग्लोबल कंडीशंस किस तरीके के हैं, पॉलिसीज किस तरीके के गवर्नमेंट लेके आ रही है, तो ये भी फैक्टर्स कि इंश्योर करते हैं दैट वेदर अ कंट्री इज गेटिंग डेवलप्ड और इट इज नॉट बीइंग डेवलप्ड। अब आगे ये क्वेश्चन आता है, डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अब एक बात होती है इकोनॉमिक ग्रोथ की, बट हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो या फिर कम हो, बट ये देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पे इक्वालिटी है कि नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन टर्म्स ऑफ वेदर अपॉर्चुनिटीज इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरी सिटीजन और नॉट। यहाँ पे जो है ये एक टेबल इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे कंट्रीज को, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका हुआ, ब्राजील हुआ, तो जो टॉप 20% जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं इस पर्टिकुलर कंट्री के, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकम है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड अमंग दी टॉप 20%। 64.8% ऑफ द नेशनल इनकम इज कॉन्सेंट्रेटेड अमंग 20% ऑफ द पॉपुलेशन। और अगर हम बॉटम 20% की बात करेंगे, देन इज ओनली 2.9% of the income which is dedicated particularly for the bottom 20%। और ये जो डेटा है वो इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं सच है। तो डेफिनेटली व्हेन इट इज फॉर इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करेंगे तो सभी को ही पॉलिटिकल इक्वालिटी का एक दर्जा दिया गया है। व्हाई? बिकॉज ऑल दी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव समथिंग कॉल्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इससे क्या होता है दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू वोट एंड एवरी वोट कैरीज इक्वल वैल्यू। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो है सिटीजन्स को, बट अगर हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है इवन टुडे इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो अगर देखेंगे अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच, जैसे हमने देखा था ब्राजील और साउथ अफ्रीका में 20% पॉपुलेशन के पास 64% ऑफ द नेशनल इनकम है, तो दे एंजॉय व्हाट, अ हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ। और जो बॉटम सोसाइटी के जो लोग हैं उनके पास बहुत ज्यादा कम है, एंड sometimes it is also very difficult to meet their basic demands of clothing, housing or even of education। अब अगला ये क्वेश्चन आता है डेमोक्रेसी में, क्या सिटीजन्स आर दे वेदर दे आर एबल टू लीड पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ और नॉट। तो सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट्स
हर सोसाइटी में होती हैं। बहुत सारे जब डाइवर्स लोग साथ में रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। बट डेमोक्रेसी में क्या होता है दैट ओपिनियन सबकी सुनी जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, बट अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखेंगे तो ओपिनियंस को दे डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ वेटेज बिकॉज ओनली वन लीडर और समटाइम्स ओनली फ्यू टॉप लीडर्स आर डिसाइडिंग फॉर द एंटायर कंट्री। बट हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि हमने पावर शेयरिंग के चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जो कि 1948 में क्या हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी, बट सिविल वॉर दे हैड विटनेस्ड। इसी वजह से डेमोक्रेसी के क्या है, इफ दे हैव टू अचीव अ फेवरेबल आउटकम जहां पे उनके सारे सिटीजन्स पीसफुली और हार्मोनियसली एग्जिस्ट करें, तो उसके लिए जो है दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। क्या है वो दो कंडीशंस? सबसे पहले तो मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी, और जो ओपिनियन है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का परमानेंट नहीं हो सकता है एक पर्टिकुलर कंट्री में। और दूसरी बात क्या है, मेजॉरिटी का ये बात है कि दैट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट ओपिनियंस आर कमिंग टुगेदर एंड देन दे आर डिसाइडिंग एंड देन दे आर मेकिंग देयर डिसीजंस। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो इंडिया में जो है कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। अगर आप देखेंगे बिहार, यूपी, जितने भी कंट्री जितने भी सॉरी स्टेट्स हैं इंडिया में, यहाँ पे आप देखना एक पर्टिकुलर पार्टी को कभी भी बहुत ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं, या फिर अगर आप पार्टी के विद इन भी देखोगे तो हो सकता है कि हिंदू अपर कास्ट भी एग्जिस्ट करते होंगे, दलित भी उनके उन्हीं विद इन दैट पार्टी ओनली दलित पीपल ऑल्सो एग्जिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे ओपिनियंस को साथ में लाके कोएलिशन पॉलिटिक्स का ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बहुत सारे ओपिनियंस को साथ में लेके आते हैं एंड देन दे आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। इस तरीके से मेजॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि ओनली वन पर्टिकुलर कम्युनिटी इज गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। मेजॉरिटी का ये मतलब है दैट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स आर कमिंग टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म गवर्नमेंट और इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस। अब ये देखने वाली बात है, जो अगला एक एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी में, वो ये है that they are passionate. A democratic institution is always passionate about what? About giving respect and freedom to their citizens. अगर देखेंगे, once in principle it is recognized that everybody must be treated equally, then it becomes very easy what? Very easy to wage a struggle. अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्थ कोरिया की बात करूं या फिर चाइना की बात करूं, तो यहाँ पे जो है ऑटोक्रेटिक रूल है, इट्स अ नॉन डेमोक्रेटिक रूल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको कभी भी न्यूज में देखने को नहीं मिलेगा कि दैट पीपल आर प्रोटेस्टिंग, ऐसा आपको कभी नहीं देखेगा। सोशल मीडिया में आपको कभी भी नहीं देखने मिलेगा कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं दे आर व्हाट, दे आर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट। बट अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इंडिया को देखेंगे, यूएसए को देखिए, यूके को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और यहाँ के लोग हमेशा ही किसी ना किसी मूवमेंट में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पे कोई ना कोई मूवमेंट वो लोग चला रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज डेमोक्रेसी में जो है इन प्रिंसिपल इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट एवरीबॉडी हैज टू बी ट्रीटेड इक्वली। और जब इसके अगेंस्ट में कोई नॉर्म, इस नॉर्म के अगेंस्ट में कोई भी चीज होती है, तब लोग जो है स्ट्रगल को वेज करते हैं या फिर मूवमेंट चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अभी भी जो है विमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। कास्ट में भी अगर हम देखेंगे तो कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज हैं अभी भी उन पे एट्रोसिटीज करे जाते हैं। बट दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन लीगल नॉर इन मॉरल सेंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसके अगेंस्ट, जब वो नॉर्म के अगेंस्ट में कोई चीज होती है, तभी विमेन जो है, विमेन मूवमेंट्स, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होते हैं। कास्ट बेस भी अगर हम देखेंगे तो कई सारे मूवमेंट, स्ट्रगल्स, बहुत सारे रिफॉर्मर्स लेके आए। व्हाई? बिकॉज लीगली एंड मॉरली देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर आप देखेंगे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फ्रीडम और डिग्निटी जो है, इट डज नॉट हैव अ लीगल एंड नीदर इट हैज अ मॉरल फोर्स। और क्यों लोग स्ट्रगल वेज कर पाते हैं, क्यों लोग आंदोलन कर पाते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी से एक एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, ऑर्डिनरी लोगों की,
And when their needs and demands are recognized within a country, when the ordinary citizen is valued, then they start to also value their democratic rights as well. तो जब expectations होती हैं, क्यों होती है expectations? Because जो गवर्नमेंट है दे आर समहाउ ट्राइंग टू मीट द डिमांड्स ऑफ पीपल. तो जब एक सेट ऑफ डिमांड पूरी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले विमेन ने क्या मांगा था? पॉलिटिकल इक्वालिटी की, उनको जो है वोट के अधिकार होने चाहिए. देन धीरे धीरे सिविल राइट्स उन्होंने मांगे, फॉर एग्जाम्पल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. तो धीरे धीरे जो है उन्होंने अपने डिमांड्स को बढ़ाना शुरू किया. तो व्हेन वन सेट ऑफ demands are fulfilled, then people are expecting other demands should also be fulfilled. और जब expectations होती हैं एक गवर्नमेंट से, तब complaints भी raise होते हैं. Okay? And this expectation and complaints का जो process है, this shows that people are aware and their ability to expect and to look critically at their political leaders. ये क्या prove करती है कि that democracy जो है वो successful है इस particular country में. है? तो जब ये मूवमेंट्स होते हैं, स्ट्रगल होती है, तो ये मत सोचिएगा कि दैट इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी. नहीं, सिंस इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट इज द रीजन ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो स्ट्रगल्स हैं, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. ओके, नाउ ये एक जो पर्टिकुलर लाइन है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी एनसीईआरटी में. दिस कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कंक्लूजन इन योर आंसर्स. क्या लिखा है इसमें? सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट क्या है? It is to transform people. It is to transform ordinary people from what? From subject into that of a citizen. अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को देखेंगे, अगर आप एक ऑटोक्रेटिक कंट्री को देखेंगे, तो वहां पे लोगों के पास कोई ओपिनियन नहीं होती है, ना लोगों के पास कोई एक्सपेक्टेशन होती है, कोई उम्मीद होती है. तो यहाँ पे एक जो लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, दे आर मियर सब्जेक्ट्स. बट जब उन्हें अधिकार दिए जाते हैं, जब उनके पास एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, दे ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट? दे ट्रांसफॉर्म इनटू सिटीजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो ये था स्टूडेंट्स chapter outcomes of democracy. I hope that this particular revision series was useful for you. अगर आपके पास कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फिर जो मैंने पहले सब्जेक्ट्स में, सॉरी, मैं जो ऑलरेडी जो चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ, so do let me know that in the comment section, and all the best for your exams.